अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कंप्लीटिंग सी प्लस प्लस इन ऊप का जो दूसरा हमारे पास टॉपिक है, इसमें हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को पढ़ेंगे। तो इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सी प्लस प्लस अलाउ अस टू हैव टू और मोर फंक्शन विद द सेम नेम। सी प्लस प्लस हमें ये अलाउ करती है कि हम दो फंक्शन को क्या काम करें, सेम नेम के साथ यूज़ कर सकते हैं। उनकी पैरामीटर लिस्ट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, अदरवाइज एरर हमारे पास आ जाएगा। इफ़ दे हैव डिफरेंट पैरामीटर टाइप एंड नंबर, उनका पैरामीटर टाइप या इंट की जगह फ्लोट डबल कुछ होना चाहिए, या दो पैरा एक में होने चाहिए, एक में तीन होने चाहिए। इस तरह पैरामीटर का नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑलरेडी आपको पता है ये फंक्शन ओवरलोडिंग आपको मैं सी प्लस प्लस में आप पढ़ के आए हो। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी ये दोबारा मैंने रिवाइज़ करवाई थी पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में। और यहाँ पे ये दोबारा देख लो, दो हमारे पास सेम फंक्शन है, एक के अंदर दो आर्गूमेंट रिसीव कर रहा है, पैरामीटर लिस्ट के अंदर दो आर्गूमेंट है, एक के अंदर हमारे पास क्या है, इसकी तीन पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर लिस्ट जो भी है इसके अंदर ये देखो तीन आर्गूमेंट इसको हमारे पास ऊपर पास होते हैं, और ये पैरामीटर लिस्ट इसकी रिसीव करती है, ये नीचे दो करती है। जब हम तीन वाला करेंगे तो हमें पता है कि ये तीन वाला नीचे वाला फंक्शन कॉल होगा, और जब हम दो आर्गूमेंट पास करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला फंक्शन कॉल होगा। अंदर सेम मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कहता है कि सिमिलरली वी कैन आल्सो ओवरलोड कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो जिस तरह हम फंक्शन को ओवरलोड करते थे, तो इस तरह हम क्या काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम कंस्ट्रक्टर को किस तरह ओवरलोड करते हैं ये देख लेते हैं। जैसा कि बेसिकली अ कंस्ट्रक्टर इज़ लाइक अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट हैज़ सेम नेम एज द क्लास। इसका नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है जो कि हमारी क्लास का नाम होता है, बट नो रिटर्न टाइप। इसकी कोई रिटर्न टाइप वगैरह नहीं होती। यहाँ पे पीछे हम वॉइड इंट वगैरह इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखते। अ कंस्ट्रक्टर इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। इस क्लास का जब हम नीचे जाके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, कॉल हो जाता है। इसी तरह आप ये प्रोग्राम दे सकते हो जिसमें हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, जो ही हम जाके नीचे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ सी आउट कर देगा। तो ये देखो ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, हमारे पास सी आउट हो गया। हेयर इज़ सैम्पल इज़ अ कंस्ट्रक्टर वगैरह, और इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। इट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसकी क्यों डिफ़ॉल्ट है, इसकी पैरामीटर लिस्ट क्या है, खाली है। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जिसमें हमारे पास सेम चीज़ें होंगी, लेकिन क्या होगा, कुछ ना कुछ वो चीज़ रिसीव कर रहा होगा। इसकी पैरामीटर लिस्ट में कोई चीज़ होगी जो हम यहाँ पे नीचे आर्गूमेंट इसको पास करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, और ये ऊपर रिसीव करेगा। तो ये हमने क्या किया, उसको 9 ऑब्जेक्ट बना के उसको 9 आर्गूमेंट पास किया, तो हमारे पास क्या हुआ, उसने कंस्ट्रक्टर पैरामीटर और आगे नंबर को प्रिंट कर दिया। तो ये हमने पढ़े थे पैरामीटराइज्ड जो कंस्ट्रक्टर है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कंबाइन दीज टू मेक अ ओवरलोडेड प्रोग्राम। तो अभी इसको देखते हैं। फिलहाल क्विज पहले लेते हैं, जिसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वे ऑफ क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने का जो सबसे ज़्यादा इनवैलिड वे है वो क्या है हमारे पास, हमने क्लास का नाम लिखना होता है और आगे खाली छोड़ना है, ये भी हमारे पास वैलिड वे है। इसी तरह हमने ये स्टूडेंट लिख के इंट नम वगैरह लिखा, उसकी पैरामीटर लिस्ट डाल दी, और ये भी हमारे पास वैलिड है। इसके बाद हमने क्या काम किया, स्टूडेंट इधर लिखा, क्लास का नाम लिखा, और उसके बाद क्या काम किया जी, आगे हमने टेक्स्ट और कैरेक्टर अल्फ़ा डाल दिया, नन अब। तो इसमें सारे के सारे क्या हैं हमारे पास ठीक हैं, सारे वैलिड वेज़ हैं कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए, इनमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हम किस तरह कर सकते हैं। अब देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर रहे हैं, फंक्शन ओवरलोड नहीं कर रहे। सिमिलर टू द फंक्शन ओवरलोडिंग, द ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हैव सेम नेम ऑफ द क्लास बट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग था जिस तरह फंक्शन ओवरलोडिंग था, इसी तरह सेम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। तो इसकी एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक खाली हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जो कि कोई आर्गूमेंट नहीं रिसीव कर रहा। इसी नाम का हमने एक और कंस्ट्रक्टर ले लिया जो कि एक आर्गूमेंट रिसीव कर रहा है। तो ये क्या होगी हमारे पास, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसी तरह हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि दो आर्गूमेंट रिसीव कर रहा है, और उनकी डाटा टाइप हमारे पास क्या है, एक की इंट है, एक की डबल। तो ये तीनों हमारे पास क्या हैं, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हैं। ये हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक ही पैरामीटर लिस्ट है, और ये दो पैरामीटर लिस्ट हैं, ये भी पैरामीटराइज्ड है, और ये डिफ़ॉल्ट है क्योंकि इसकी पैरामीटर लिस्ट क्या है, खाली है।
यहाँ पे जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी क्लास का, तो हमने जब एक ये पास करेंगे तो पहले वाला हमारे पास एग्जीक्यूट होगा जो कि इंट नंबर है, जो कि पैरामीटर में कोई एक्सेप्ट कर रहा है, वो खाली वाला नहीं होगा। जब हम इसकी पैरामीटर लिस्ट में दो चीज़ें पास करेंगे तो ये हमारे पास दूसरे वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। सेम हमारे पास वर्किंग है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे फंक्शन को ओवरलोड कर रहे थे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रहे हैं। वो ये ओवरलोडेड 3 कंस्ट्रक्टर इन द सैम्पल क्लास। तो ये सैम्पल हमारे पास डिफ़ॉल्ट है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, पैरामीटराइज्ड है, और ये पैरामीटराइज्ड है लेकिन 2 इंटीजर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरह वो कहता है वी कैन कॉल द डिज़ायर्ड कंस्ट्रक्टर बाय सप्लाइंग द अप्रोप्रिएट आर्गूमेंट। तो हम जितने आर्गूमेंट ऊपर पास करेंगे उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को उठा लेगा। अब हम क्या काम करते हैं, ये इस तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की है। ये एक है हमारे पास, ये एक आर्गूमेंट रिसीव कर रहा है, ये पहले वाला डिफ़ॉल्ट है, दूसरा पैरामीटराइज्ड है, और ये तीसरा है 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। जब यहाँ पे हम उसको कॉल देंगे बगैर किसी पैरामीटर लिस्ट के, तो पहले वाला कॉल होगा जब उसकी पैरामीटर लिस्ट में एक चीज़ इनपुट करेंगे, दूसरा कॉल होगा, और जब 3 चीज़ें इनपुट करेंगे तो देखो ये नीचे वाला कॉल होगा। क्विज ले लेते हैं कंस्ट्रक्टर का, जिसमें कहता है कंस्ट्रक्टर आर ओवरलोडिंग इन साइड अ क्लास अकर व्हेन। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्लास के अंदर अकर करती है। सेम इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है। देयर आर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट रिटर्न टाइप्स। रिटर्न टाइप का हमारे पास क्या होता है, कोई लेना देना नहीं होता। देयर आर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर, येस देयर आर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, बोथ बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। बिकॉज ओवरलोडिंग में क्या होता है, हमारे पास पैरामीटर का जो डाटा टाइप होता है उसका फ़र्क होना चाहिए, और या पैरामीटर 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ये वाला काम होना चाहिए। पैरामीटर का नंबरिंग में फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे, जिसमें यही बोलता है कि आपने क्या काम करना है जी। हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है स्ट्रीम को, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वगैरह, एक क्लास ले ली पर्सन की, उसको प्राइवेट रख दिया, और नीचे हमने सेटर फंक्शन लगा लिया। यहाँ पे हमने एक फंक्शन, एक बल्कि कंस्ट्रक्टर पहले कॉल किया जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, और वो क्या करता है, एज को 20 के बराबर कर देते हैं। इसी तरह हमने क्या काम किया, एक हमने देखा था कि जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं उसको हम या तो गेटर सेटर फंक्शन के ज़रिए असाइन कर सकते हैं, या फिर वैल्यू हम इस कंस्ट्रक्टर के ज़रिए भी असाइन कर सकते हैं गेटर फंक्शन की जगह। तो सॉरी, सेटर फंक्शन की जगह हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके इस प्राइवेट वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये प्राइवेट है। तो फिर हमने इसकी वैल्यू गेट करने के लिए, डेफिनेटली गेट करने के लिए गेटर फंक्शन तो ज़रूरी होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर से हम उसकी वैल्यू गेट तो नहीं कर सकते। तो हमने डायरेक्टली क्या कर दी, रिटर्न कर दी एज। इसी तरह हमारे पास मेन फंक्शन में हमने पर्सन की एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और सिंपली हमने उसके अंदर 45 पैरामीटर जब पास किया तो वो क्या हुआ, यहाँ पे कैच हो गया, और ये एज को असाइन हो गया। जब हम गेट एज वाला नीचे फंक्शन सी आउट करवाएंगे तो हमारे पास पर्सन की एज हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। पहले केस में हमारे पास 20 हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमारे पास ऑलरेडी हमने उसको बता दी है, लेकिन दूसरे में हम उसको इनपुट दे रहे हैं, तो इस वजह से क्या हुआ, दूसरे में हमारे पास एज को कौन सा असाइन हो जाएगा, 45। तो इसका आउटपुट 20 और 45 आएगा, ये आप देख सकते हो। इस कोड को आपने क्या काम करना है, अपने कंपाइलर पे लिखना है, और फिर इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरह वो बोलता है इन प्रोग्राम वी हैव क्रिएटेड क्लास पर्सन दैट इज सिंगल वेरिएबल एज। इसमें हमने एक पर्सनल कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, पर्सन का सॉरी कंस्ट्रक्टर यूज़ किया। पर्सन हमारे पास मेन क्लास है, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, इसलिए ये क्या करता है, कोई आर्गूमेंट रिसीव नहीं करता। उसके बाद हमने क्या काम किया है, इसको कॉल कर लिया, और इसमें 2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 20 हमने इसको असाइन की हुई थी, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर हमने एक जो कंस्ट्रक्टर किया है वो इंटीजर रिसीव करता था, उसको हमने 45 पास किया आर्गूमेंट, तो उसने 45 हमें डिस्प्ले कर दिया है। बिल्कुल ईजी से प्रोग्राम है, ऑलरेडी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ थोड़ी बहुत रिवीजन है। एक इसका चैलेंज करते हैं ताकि आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझ आ जाए। जिसको फंक्शन ओवरलोडिंग समझ आ गई वो आराम से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को समझ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक हमने प्रोग्राम बना लिया जो कि ओवरलोड करेगा 2 कंस्ट्रक्टर को, जिसमें वो कहता है कि आपने एक क्लास बनानी है रेक्टेंगल की, जो कि पेरेंट क्लास होगी, और उसमें डबल वेरिएबल लेना है लेंथ ब्रेथ का, और
इसने हमें प्राइवेट पब्लिक नहीं कहा तो हम पब्लिक ही लेंगे। क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर, और उसको हमने इनिशियलाइज करना है लेंथ को 6.9 से और ब्रेथ को 4.2 से। फिर एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसको डबल उसकी डाटा टाइप होगी, बल्कि डबल पैरामीटर्स होंगे, एल और बी इनसाइड उसके डालेंगे, और उसके बाद हम लेंथ को 1 और ब्रेथ को बी उसके अंदर पुट करेंगे। फिर गेट एरिया का फंक्शन करके एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। मेन फंक्शन में आके हमने वही डबल लेंथ और ब्रेथ का वेरिएबल को दोबारा इनिशियलाइज कर देना है, और रेक्टेंगल की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना है। रेक्ट वन का ऑब्जेक्ट बनाना है रेक्टेंगल की क्लास से, उसमें लेंथ और ब्रेथ को आर्गूमेंट पास करना है, और फिर हमने गेट एरिया के फंक्शन को प्रिंट कर देना है यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। और फिर हमने क्या काम करना है कि एक और ऑब्जेक्ट बनाना है रेक्टेंगल 2, जिसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं करनी और आराम से उसका प्रिंट करवाना है। तो ये आप इसको यहाँ पे देख लो, इनपुट आप 12.6 दोगे 8.9, और आपका आउटपुट आना चाहिए 112.14 और 28.98। अभी एक बार इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लो इस पहले का, फिर मैं साथ साथ समझाऊंगा, साथ साथ इसको देखोगे तो तब आपको समझ आएगी। फिर अभी स्टेप 2 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं चैलेंज को करता हूँ स्टार्ट। यहाँ पे देखो हमने इंक्लूड कर लिया आयो स्ट्रीम को यूजिंग नेम एसटीडी। उसने बोला कि एक क्लास बना लो रेक्टेंगल की, उसको हमने पब्लिक ही रखना था। डबल के 2 वेरिएबल लेंथ ब्रेथ बना लो, ये हमने बना लिए। एक हमने उसने कहा कि कंस्ट्रक्टर बना लो, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम सेम होता है, तो हमने ये कंस्ट्रक्टर का क्लीन कोड यूज़ किया है। तो इस वजह से हमने क्या काम किया, उसने कहा कि हमारे पास लेंथ जो है उसको इनिशियलाइज़ कर दो 6.9 से, ये 6.9 जो भी कैच करेगा वो इसको भेज देगा, और उसके बाद हमारे पास जो ब्रेथ है वो क्या कर दो 4.2। तो ये 4.2 जो भी है रिसीव करेगा, तो ये क्या करेगा इधर हमारे पास भेज देगा। या आप इसके अंदर यहाँ पे उसने बोला क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गूमेंट्स, कोई आर्गूमेंट नहीं रिसीव करा, और डायरेक्टली इसको असाइन कर दो, तो हमने यूँ इसको डायरेक्टली असाइन कर दी। फिर कहता है क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर विद डबल पैरामीटर्स, तो यहाँ पे भी हम इसी कंस्ट्रक्टर को कॉपी करते हैं, इसी के फॉर्मेट को हम क्या काम करेंगे नीचे यूज़ करेंगे, और फिर आगे हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे। अब वो कहते हैं कि क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर विद डबल पैरामीटर्स एल एंड बी। तो अभी ये देखो हमारे पास ये पैरामीटर लिस्ट इसका मतलब है, तो इसको हम क्या काम करते हैं डबल दे देते हैं। डबल के अंदर सॉरी उसने हमें कहा है एल ले लो, और कामा देते हैं, हम दोबारा इधर लिखते हैं डबल और ब्रेथ ये। तो फिर हमने क्या काम करना है, लेंथ ये जो एल रिसीव करेगा ये लेंथ को असाइन कर दो, और जो ब्रेथ रिसीव करेगा वो क्या करेगा इस बी को ब्रेथ, ये जो बी यहाँ से रिसीव करेगा वो ब्रेथ को असाइन कर दे। फिर कहते हैं कि क्रिएट अ गेट एरिया फंक्शन एंड रिटर्न द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने एक फंक्शन बनाना है गेट एरिया फंक्शन, तो ये हमारे पास हमारा जो गेट एरिया फंक्शन है इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, और उसने कुछ रिटर्न करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अभी फ्लोटिंग पॉइंट है, तो फिर डबल से ही हम इसको कर लेते हैं, डबल ही लिख देते हैं, इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं गेट एरिया को। इसकी ब्रैकेट्स हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो करेगा रिटर्न करेगा। गेट एरिया फंक्शन है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब ये रिटर्न करेगा। तो इसमें हमारे पास जो हमारा फंक्शन है गेट एरिया का, ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेगा। तो इसमें हम फिर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंट की जगह डबल ही ले लेते हैं, इसके अंदर भी डबल एरिया का ले लेते हैं कि एरिया किस में स्टोर हो, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे LENGTH लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ BREADTH ब्रेथ हमने लिख दिया इधर BREADTH सही हो गया। अब हमने क्या काम करना है, ये फंक्शन रिटर्न भी कुछ करेगा, तो इसको रिटर्न करवा देते हैं RETURN रिटर्न एरिया। तो ये हमने एरिया को इसीलिए वहाँ पे इनिशियलाइज़ कराया था ताकि ये रिटर्न हो सके। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमें वो बोलता है कि मेन फंक्शन के अंदर आ जाओ स्टेप 2 में। इसमें कहता है कि इनपुट ले लो डबल में लेंथ और ब्रेथ की, और सीन हमने करवा ली। पहले ये वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराए, फिर हमने क्या काम किया सीन करवा ली लेंथ ब्रेथ। अब कहता है रेक्टेंगल 1 का ऑब्जेक्ट बना लो। हमारे पास मेन क्लास के है रेक्टेंगल है, तो हम रेक्टेंगल डॉट रेक्ट 1 लिखेंगे CTANGLE, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे RECT1, और इसको हम क्या करेंगे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। अच्छा यहाँ पे वो हमने उसको आर्गूमेंट भी देने हैं क्योंकि ऊपर वो रिसीव कर रहा है आर्गूमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा ये फंक्शन है रेक्टेंगल का हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास लेंथ और ब्रेथ रिसीव करेगा। तो
हम क्या काम करते हैं, इसी तरह हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल का जो भी इधर कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर जो अभी ये देखो ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ऑब्जेक्ट जब वैल्यू पास करेगा तो ये को करेगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर डबल का एल बी वाला। तो यहाँ पे हम इसको क्या काम करते हैं, क्रिएट अ रेक्टेंगल वन ऑब्जेक्ट एंड पास द लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ जो यूज़र ने एंटर की है वो पास करते हैं, LENGTH लेंथ। इसी तरह कॉमा डालते हैं BREADTH, ब्रेथ इधर कर देते हैं और इसको हम करते हैं सेमी कॉलन से एंड। अच्छा, कहता है प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन बाय कॉलिंग गेट एरिया फंक्शन। तो गेट एरिया फंक्शन अब इसी तरह कॉल करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे RECT1 डॉट गेट अंडरस्कोर एरिया, और यूँ उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं फंक्शन को। गेट एरिया फंक्शन हमें बस एरिया दे देगा। उसके बाद हमने कहता है कि क्रिएट रेक्टेंगल टू ऑब्जेक्ट, तो विदाउट पासिंग एन आर्गूमेंट, तो यही हम यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं और इसमें हम थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देंगे। रेक्टेंगल हमने मेन क्लास हमारी रेक्टेंगल ही है और हमने क्या काम किया, रेक्टेंगल टू का इधर ऑब्जेक्ट बना लिया और इसका आर्गूमेंट क्या कोई भी रिसीव नहीं कर रहा। तो जब हम यहाँ पे आर्गूमेंट के बगैर वाला कॉल करेंगे तो हमारे पास ये वाला ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, और जब आर्गूमेंट वाला करेंगे तो ये वाला हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम किस चीज़ को ओवरलोड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को। तो इसलिए फ़ंक्शन को अभी आपने नहीं देखना कि फ़ंक्शन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अब कहता है कि प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय कॉलिंग इट्स गेट एरिया फंक्शन। यहाँ पे हमने वही काम करना है, ये इधर रेक्टेंगल वन डॉट एरिया वाले को ही कॉपी कर लेते हैं और इसको रेक्टेंगल टू के नाम से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जब भी हमने फंक्शन को कॉल करना होता है फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट ऑपरेटर दे के उसको यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या था, रेक्टेंगल टू, तो इसको हमने रेक्टेंगल टू कर दिया और ये हमारा प्रोग्राम तकरीबन पाया तकमील तक पहुँच गया। अभी इसमें देखते हैं कोई छोटा मोटा एरर है तो उसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल 134 लाइन पे एरर आ गया है, नॉन क्लास टाइप रेक्टेंगल। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये रेक्टेंगल रेक्ट टू RECT, उसने हमें बोला था रेक्टेंगल टू विदाउट पासिंग एन आर्गूमेंट। हमने इसको में कोई आर्गूमेंट नहीं पास किया और उसके बाद उसने हमें बोला था यहाँ पे कि इसमें आपने लेंथ और ब्रेथ को पास करना है। तो ये हमारे पास RECTANGLE हमारे पास ये सेम है, और जब हमने ये चीज़ की गेट एरिया वाला फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ आनी चाहिए, और उस केस में हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आनी चाहिए। यहाँ पे भी हम इसको एक और बार रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि जो रेक्टेंगल टू है इसके अंदर जब कोई पैरामीटर नहीं है तो आपने ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ उसके एरिया वाले जो पोर्शन है उसमें क्या काम करना है, खाली उसको छोड़ देना है। तो दोबारा हम अपने कोड को रन करते हैं, इसमें से एक एरर हमने रिमूव की है और देखते हैं हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे ये कंपाइल हो रहा है तो ये हमारा आउटपुट करेक्ट आ गया। तो बस इसमें यही है कि ये यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि जब ये आप पैरामीटर कुछ भी नहीं देंगे तो ऑब्जेक्ट को आपने खाली ब्रैकेट उसके आगे भी नहीं डालनी, आपने उसको खाली छोड़ देना, बस कुछ लिखना ही नहीं है। सिंपली हम कंस्ट्रक्टर को देखते हैं कि हम इसको ओवरलोड क्यों करते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी मे इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज। हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वेज में इनिशियलाइज कर सकते हैं। सम टाइम वी मे वांट टू एन ऑब्जेक्ट टू हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर इट्स मेंबर। कई बार हमें ज़रूरत होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उसके मेंबर्स के पास हों। एट द अदर टाइम वी मे इनिशियलाइज द मेंबर विद डिफरेंट वैल्यूज़। कई बार हम खुद वैल्यूज़ पास करना चाहते हैं। दिस कैन बी ईजीली अचीव्ड थ्रू कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो सेम नाम का कंस्ट्रक्टर यूज़ करके आप ये काम कर सकते हो। सो विद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वी कैन मेक आवर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट मोर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। इससे हमारी जो क्लासेस हैं फ्लेक्सिबल हुई हैं, आपने जैसा कि पहले देखा भी है।
It can also make our code shorter and look more clean. Imagine having to assign a custom values to different objects. Without constructor overloading, we wouldn't have to either assign the value यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। तो अगर कंस्ट्रक्टर ना होते तो फिर हम क्या काम कर सकते, हम डॉट ऑपरेटर के ज़रिए भी वैल्यू को असाइन ना कर सकते। अच्छा, यहाँ पे ये बात तो उसने बताई है कि यहाँ पे वो बोलता है कि इमेजिन हैविंग टू असाइन द कस्टम वैल्यूज़ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, के अगर हमें कस्टम वैल्यू को असाइन करना पड़ जाता तो फिर हमें क्या काम करना पड़ता। विदाउट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमें क्या काम करना पड़ता, उसको डॉट ऑपरेटर लगा लगा के फिर असाइन करना पड़ता। ये देखो डॉट ऑपरेटर लगा के फिर इतना हमारे पास क्या होता, और वी वुड हैव टू रिलाई ऑन सेटर फंक्शन या गेटर फंक्शन के ऊपर रिलाई फिर हमें करना पड़ जाता उसकी इस तरह वैल्यू को सेट करने पे, अगर वो हमारे पास प्राइवेट होती तो। विद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वी कैन कंडेंस अवर दीज 4 लाइन्स इनटू 2 लाइन्स। देखो यहाँ पे चार लाइनों में ये हमें वैल्यू असाइन करनी पड़ी हैं, और हम क्या काम कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम क्या काम कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं हमारे पास, ऊपर ये वाला तरीका, और इनको हम छोड़ के हम तीसरे तरीके में सिर्फ अपनी 2 लाइनों में ये काम कर सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट 1 को वैल्यू 1 वैल्यू 2 दे दी, ऑब्जेक्ट 2 को वैल्यू 3 और वैल्यू 4 दे दी। तो यूँ हम क्या काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के ज़रिए हम अपने कोड को मज़ीद छोटा कर सकते हैं, मज़ीद क्लीन कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी दिस प्रोसेस इज़ फॉर लेस टाइडियस, इसमें हम थकते कम हैं, एंड इज़ मच ईजियर ऑन आइज़, आँखों को दिखता भी आसान है। सो इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया टू ओवरलोड कंस्ट्रक्टर इफ़ और प्रोग्राम डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लासेस। तो आप इस ओवरलोडिंग को सीख लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगी, बजाय ये कि चार लाइनों का कोड लिखते हुए आप इसको 2 लाइनों में भी कर सकते हो। जिन लोगों ने यही करना है वो लोग ये भी कर सकते हो, जो बिल्कुल अभी बेसिक पे ही हैं तो ये भी कर सकते हो, इसलिए आप लोगों के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, अगली वीडियो है अभी हमारी, इसमें हम स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।